गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दीपिका मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया था। प्रोटीन का चैप्टर कल हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फैट यानी वसा के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में वसा। आज हम लोग का टॉपिक है वसा यानी फैट। तो आज हम लोग वसा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। जैसे एक तरह से समझिए, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी व्यक्ति हुआ, हम आप या कोई भी हुआ, हर व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक प्रेरक यानी प्रेरणा की जरूरत होती है। जैसे आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए अंदर से रुचि होनी चाहिए ना, प्रेरणा होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए कि हम पढ़े, तभी तो आप पढ़ेंगे। बिना इच्छा के तो कोई पढ़ेगा नहीं। जब उसकी इच्छा होगी तभी पढ़ेगा, नहीं तो बस वो बुक लेके बैठा रहेगा बिना इच्छा के। तो आप लोग को पढ़ने के लिए इच्छा यानी प्रेरणा की जरूरत है। ठीक उसी तरह से हमको पढ़ाने के लिए भी एक प्रेरणा की जरूरत है। और वो प्रेरणा मिलेगी कहाँ से? आप लोगों से मुझे मिलेगी। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना 100% दे रही हूँ, पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, मैं अच्छे से समझाऊं और कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। पूरी तरह से मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को समझ में आए। तो ठीक उसी तरह से मुझे भी एक प्रेरक की जरूरत है। मुझे कैसे, मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं? आप लोगों को भी तो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा तो अंदर से वो प्रेरणा नहीं आएगी। तो प्रेरणा के लिए हमें आप लोगों के, जैसे वीडियो देखते हैं, समझ में आता या नहीं समझ में आता, उसको कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मुझे और भी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड होके आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ओके, पढ़ाने की तो मेरी कोशिश वैसे ही रहेगी जारी, अच्छे से अच्छा ही पढ़ाने की। आप कमेंट करिए या लाइक करिए या सब्सक्राइब कुछ भी ना करिए तो भी मैं अपना 100% दूंगी, अच्छा पढ़ाऊंगी। बट आप लोग भी इन्वॉल्व होने की फीलिंग मुझे दीजिए कि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी ना समझ में आए या समझ में आए तो उसको कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, तो हम लोग आज फैट्स यानी वसा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फैट्स यानी वसा हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है? तो फैट हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हमने बताया था आपको ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके मिनरल्स और विटामिन है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन, कार्बोज और फैट्स, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो वसा हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ। इसकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। यह जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे किडनी हुआ और हृदय हुआ या फिर तंत्रिका तंत्र हुआ। इन सभी के पीछे जो है ये एक जो गद्दी नुमा रचना बना लेता है, जिससे भी अगर बाहरी आघात कोई पहुंचता है तो हमको उससे उतना इफेक्ट नहीं होता है, उतना प्रभावित नहीं करता है। ये फैट्स की गद्दी नुमा रचना के कारण इसलिए हम लोग कह सकते हैं या कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह ताप के नियंत्रण में भी सहायक होता है। प्रोटीन की बचत में भी यह काफी सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। भोजन को स्वाद प्रदान करने का भी कार्य वसा करता है। और जैसे हमारी जो विटामिन्स हैं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की ना, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो हमारे जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। ओके, अब वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है आप कह सकते हैं बी और सी को छोड़ के सारी वसा में है। जैसे ए डी ई के, ए डी ई के, ये सारे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल जो है, ये जल में घुलनशील विटामिन
बी और सी है। तो जब तक हमारे शरीर में वसा यानी फैट नहीं होगी तब तक ये जो विटामिन है ए डी ई के इनका अवशोषण कैसे हमारे शरीर में होगा। इसलिए हमारे शरीर में वसा का होना बहुत जरूरी है, तभी हम इनका हमारे शरीर में कोई लाभ पहुंच सकता है, नहीं तो इनका अवशोषण हमारे शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए वसा का हमारे शरीर के लिए विशेष महत्व है। हम लोग देखेंगे वसा का निर्माण कैसे हुआ है या किससे हुआ है। ओके, देखिए ये वसा है, इसको जब हम तोड़ेंगे, जब ये टूटेगा यानी जो है जल अपघटन, टूटने को क्या कहेंगे, जल अपघटन। यानी जब वसा को तोड़ा जाएगा, इसका जल अपघटन होगा, तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, एक क्या प्राप्त होता है, एक हम लोगों को प्राप्त होगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब ये ग्लिसरॉल की मात्रा कितनी होती है, ग्लिसरॉल के एक अणु और फैटी एसिड के मिलने से बनता है। तो फैटी एसिड तो कई है ना, तो फैटी एसिड में 3 फैटी एसिड के मिलने से इसका निर्माण होता है। कौन कौन से फैटी एसिड है, पहला आपका हुआ पॉमेटिक और दूसरा आपका हुआ स्टेरिक और तीसरा आपका हुआ ऑलिक अम्ल। पॉमेटिक, स्टेरिक एसिड और तीसरा आपका हुआ ऑलिक एसिड। तो 3 फैटी एसिड के मिलने पर हमारे एक ग्लिसरॉल के एक अणु और 3 फैटी एसिड के मिलने पर वसा का निर्माण होता है। यानी वसा का जब जल अपघटन होगा, यानी हाइड्रोसिस, जल अपघटन को क्या कहते हैं, हाइड्रोसिस। इसी को आप हाइड्रोसिस कह लीजिए, जल अपघटन कह लीजिए, टूटना कह लीजिए। तो सरल भाषा में हम समझाने के लिए इसको बताएंगे टूटना। वसा को जब हम तोड़ेंगे तो उस हमको ग्लिसरॉल का एक अणु प्राप्त होगा और 3 फैटी एसिड प्राप्त होंगे। इन दोनों के मिलने से वसा का निर्माण होता है। फैटी एसिड कौन कौन से हैं, पॉमेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ऑलिक एसिड। इन तीनों के मिलने से वसा का निर्माण होता है। अब वसा में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। वसा में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से पाए जाते हैं वसा में, कौन कौन से रासायनिक तत्व, CHO, ये वसा में पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया था कार्बोज में भी CHO पाया जाता है। सेम CHO उसमें भी पाया जाता है, प्रोटीन में भी पाया जाता है और वसा में भी पाया जाता है। अब इसमें अंतर क्या है, कार्बोज में जो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उनके और इस वसा के CHO में इनके अनुपात में अंतर होता है। उनका अनुपात अलग होता है और इनका अनुपात अलग होता है। और प्रोटीन में आप लोगों ने देखा था CHO के साथ CN यानी नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो उसको तो हम लोगों ने अलग कर दिया। बट कार्बोज और फैट ये दोनों तो सेम है, लेकिन हम इसके अनुपात में अंतर पाया जाता है। अनुपात में अंतर, इसका अनुपात अलग होता है और इसका अनुपात अलग होता है। तो एक तरह से हम इस तरह इसको समझेंगे कि जैसे वसा में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा वसा में
कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। क्या? ऑक्सीजन कम पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन कम पाया जाता है। और इसी कम मात्रा, ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण इसमें ज्वलनशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे आप दीपक जलाते हैं तो उसमें ऑयल या घी कुछ भी जो डालते हैं तो वो जलता कैसे है? उसमें क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इस कारण ही वो जलता है। अभी आप बस बिना तेल या घी के जला दीजिए तो क्या वो जलेगा? सही से नहीं जलेगा ना। वो घी या तेल डालने पर इसी कारण जलता है क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि वसा में कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, जिस कारण उसमें ज्वलनशीलता का गुण पाया जाता है। और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ही यह हमें कार्बोज की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में भी तो पाए जाते हैं, बट इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा यानी O2 की मात्रा कम होने के कारण यह हमें कार्बोज की अपेक्षा हम वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे हम कार्बोज से कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त करने को बताया था हमने? कार्बोज से हमको 1 ग्राम कार्बोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी कैलोरी? 4.2 कैलोरी। और प्रोटीन से 4.2 कैलोरी। और वसा से सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है 9.2 कैलोरी। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाए जाने के कारण यह हमें कार्बोज की अपेक्षा या प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा जो है, यह जो है एक ऐसा तत्व है जो अघुलनशील होता है। वसा अघुलनशील होती है, इस कारण यह कार्बनिक पदार्थों में, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होती है। जैसे आपका पेट्रोलियम हुआ, इथर हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, इन सभी में यह जो है घुलनशील होती है। बेंजीन, इथर, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, इन सभी में घुलनशील होती है। वसा हमारी वसा घुलनशील होती है, बट कार्बनिक यौगिक में या घुलनशील होती है। जैसे हमारा बेंजीन, इथर, ओके, बेंजीन, इथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, ये सभी हमारे क्या है? बेंजीन, इथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, ये हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। तो हम कह सकते हैं वैसे तो वसा का रूप जो होता है, यह वसा अघुलनशील होती है, बट ये कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होती है। जैसे बेंजीन, इथर, पेट्रोलियम और क्लोरोफॉर्म। अब जैसे हमने बताया था कि कार्बोज जो है वह भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। बट हम क्या देखते हैं कि कार्बोज जो होता है, इसका ये सरल यौगिक है, जो इसकी रचना होती है सरल होती है और यह सरलता से इसका पाचन सरलता से हो जाता है।
और जिससे यह जल्दी पाचन होने के कारण यह हमें एनर्जी भी तो जल्दी ही प्रदान करेगी, सरलता से पाचन होगा यानी जल्दी होगा और तुरंत हमें एनर्जी भी प्रदान करेगी। जैसे ग्लूकोज है उसको हम लोग लेते हैं तो वह हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करती है। बट वो कार्बोज का जो है सरल होने के कारण वह हमें जो है उसका पाचन सरलता से होता है, वह हमें शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करती है। बट इसका वसा का जो है रूप जटिल होता है, सघन होता है, तो इसके पचने, इसके डाइजेशन में भी काफी टाइम लगता है। इसको पचाने के लिए भी तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमको वसा को पचाना है तो उसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसकी रचना सघन होने के कारण ये काफी जटिल होते हैं और इन्हें पचाने में बहुत टाइम लगता है और पचाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है कार्बोज जो है मुख्यतः कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हम कार्बोज को मानते हैं। वैसे तो दोनों प्रदान करते हैं बट मुख्य रूप से हम कार्बोज को कहते हैं कि ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो जैसे देखिए हम इस तरह से आपको समझाएंगे, कोई भी कागज है, अगर कागज एक कागज है तो उसको तोड़ना या फाड़ना ये आसान है ना, इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया, फाड़ दिया, कोई भी इसको आसानी से, बच्चा बूढ़ा बड़ा यंग जो भी हुआ आसानी से फाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यह सरल है, इसकी रचना सरल है, इसको तोड़ा जा सकता है। बट इसको हम कागज की तुलना कार्बोज से यानी कार्बोहाइड्रेट से कर रहे हैं और इसी कागज को हम मोड़ के कई पार्ट में ऐसे कर देते हैं। तो देखिए क्या इसको तोड़ना आसान है? इसकी रचना सघन, काफी सघन हो गई ना। एक कागज है उसकी रचना उतनी सघन नहीं, सरल मानी जाएगी, बट इसको हम मोड़ के कई फोल्ड कर देते हैं तो ये सघन हो गई इसकी रचना। अब इसको क्या तोड़ना आसान है? इसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ना कठिन है। ठीक उसी तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पचाना आसान है और जिस कारण वो हमें शीघ्र ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन फैट यानी वसा का रूप सघन होने के कारण यह इसका पाचन जल्दी नहीं हो पाता या जल्दी नहीं टूटता, इसको जल्दी नहीं पचाया जा सकता, बड़ी कठिनाई से इसका पाचन होता है और काफी टाइम में इसका पाचन होता है। तो इसकी रचना काफी सघन होती है। जैसे यही रीजन है कि जैसे एक यंग इंसान व्यक्ति है तो वो वसा या ऑयली चीज को कुछ भी खाता उसको जल्दी पचा लेता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बट कोई वृद्ध व्यक्ति है अगर इसी रीजन के कारण वह उसको जल्दी पचा नहीं पाता है क्योंकि इसकी रचना काफी सघन होती है और वह उसको पचाने में काफी टाइम लगता है। कागज रहेगा कोई भी बच्चा भी फाड़ देगा, हर कोई फाड़ लेगा, बट ये सघन हो जाएगा तो इसको हर कोई नहीं फाड़ सकता है ना। तो कोई भी चीज सघन है तो वृद्ध व्यक्ति में उतनी ताकत एनर्जी अब नहीं रह गई है कि वो किसी भी चीज को उठा ले, तोड़ दे, कुछ भी कर ले। तो इसी कारण एज बढ़ने के साथ साथ आयली चीजों का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयली चीजों को कम से कम खाना चाहिए। तो समझ में आया, कागज की तुलना हमने कार्बोज से की है, इसकी रचना सरल है और इस कई फोल्ड को, इसको बुक कॉपी कुछ भी ले लीजिए, ये इसकी रचना सघन है, इसकी तुलना हमने फैट से की है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसके पाचन में काफी टाइम लगता है जिस कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होने में काफी समय लगता है। तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोज को कह सकते हैं। ओके, अब कार्बोज से हमको कितने परसेंट, ये तो हो गया कैलोरी, लेकिन कार्बोज से हमको सबसे अधिक परसेंट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितने परसेंट? 60%। और जो है कार्बोज से पूछ सकता है कार्बोज से कितने परसेंट ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आप कह देंगे 60% ऊर्जा। और प्रोटीन से कितने परसेंट की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 10 से 15 या 18 जो भी हो। और वसा से हमको 20 से 25% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 20 से 25% तक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि
क्योंकि इसका पाचन शीघ्रता से होता है, ये तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इससे हमको 60% ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से 10 से 15% ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से 20 से 25% ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप इसको नोट करना चाहें तो अपनी भाषा में नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फैट में जैसे कौन सा बॉन्ड होता है? फैट में ईस्टर बॉन्ड होता है। जैसे फैट में हम कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड। सॉरी, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? वसा का निर्माण किससे होता है? किन रासायनिक तत्वों से वसा का निर्माण होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, जिस कारण इसमें जलशीलता होती है। ओके, ये सारी चीजें हमने हाँ, हमने क्या बताया अभी? मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, इस बारे में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में जो है किसका बॉन्ड पाया जाता है? ग्लूकोज का बॉन्ड होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड का बॉन्ड होता है और वसा में ईस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। यहाँ लिख देती हूँ, वसा में ईस्टर बॉन्ड होता। कौन सा बॉन्ड? वसा में ईस्टर यानी फैट में ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है और कार्बोज में ग्लूकोज का बॉन्ड होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड नामक बॉन्ड होता है। अब हम लोग वसा के वर्गीकरण के बारे में हाँ, लिपिड। हम लोगों ने वसा को तो पढ़ा। लिपिड जो है लिपिड जैसे लिपिड का क्या होता है? लिपिड जो है वसा या वसा के समान पदार्थों का ही समूह होता है। यह कई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी वसा लिपिड का ही रूप होते हैं, परंतु इसी लिपिड पर प्रक्रिया होने के बाद यह अपना रूप परिवर्तित कर देती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वसा और वसा के समान पदार्थों का लिपिड जो है, लिपिड ये क्या है? लिपिड वसा और वसा के समान पदार्थों का समूह होता है। पदार्थों का समूह होता है जो कई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है।
के मिलने से बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं, लिपिड जो है ये वसा या वसा के समान पदार्थों का समूह होता है जो कई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है। या जैसे हम ये भी कह सकते हैं सभी वसा जो है वे लिपिड का ही रूप होते हैं, परंतु उस लिपिड पर प्रतिक्रिया होने के बाद वह अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। सभी वसा लिपिड का ही रूप होते हैं, परंतु उसी लिपिड पर उस लिपिड पर प्रतिक्रिया करने के बाद वह अपना रूप बदल देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, सभी जो वसा है वो लिपिड का ही रूप होते हैं, परंतु जब उस लिपिड पर कोई प्रतिक्रिया की जाती है तो वह अपना रूप बदल देते हैं। ओके, हमारी त्वचा में या मज्जा में 90% तक वसा पाई जाती है। कितनी परसेंट? 90। त्वचा में और अस्थि मज्जा में हमारे ये अस्थियों के बीच जो जाल सा होता है ना, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो त्वचा और अस्थि मज्जा में 90% कितनी परसेंट? 90% तक वसा पाई जाती है। अब हम वसा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बता देती हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बता देती हूँ उसको। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया अभी तक। वसा के वर्गीकरण के बारे में वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? प्राप्ति यानी के आधार पर। पहला प्राप्ति स्रोत के आधार पर और दूसरा आपका रासायनिक आधार पर। इसी प्रकार हम लोगों ने प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन किया था ना, तो याद आ रहा होगा। प्राप्ति यानी स्रोत के आधार पर और रासायनिक आधार। प्राप्ति के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राणिज और वनस्पति। अब प्राणिज कौन से प्राणिज के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे इसके अंतर्गत हमारा जो वसा हमें प्राणी जगत से प्राप्त होती है उसे हम प्राणिज वसा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे प्राणी जगत से हमारा क्या हुआ? दूध या दूध से बने पदार्थ, जैसे घी हुआ, दूध हुआ और मक्खन हुआ, सुअर की चर्बी हुई, इसके सुअर की मांस से जो तेल, मछली का तेल, जैसे प्राणिज में कौन कौन सा आएगा? प्राणी जगत से जो प्राप्त होते हैं दूध, घी, मक्खन
मक्खन, और क्या हुआ, सुअर की चर्बी का तेल, मछली का तेल, मछली का तेल, ये सभी हमारे किससे, प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। ये हमारे प्राणी वसा के अंतर्गत आएंगे। घी, मक्खन, सुअर की चर्बी का जो तेल हुआ वो भी तो वसा के अंतर्गत आता है, और मछली का तेल, ये सारे हमारे प्राणी वसा के अंदर। वनस्पति वसा क्या है, जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। जैसे आप ले लीजिए सरसों का तेल हुआ, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल हुआ, मुखी, और तिल का तेल, तिल का तेल हो गया, डालडा हो गया, ये भी हमारा वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार कई तेल, सोयाबीन के तेल हो गए, मूंगफली के तेल हो गए, ये सारे हमारे वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। इस कारण ये वनस्पति वसा के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण भी 3 आधार पर किया गया है। कौन कौन सा, रासायनिक आधार पर, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, रासायनिक आधार पर, और दूसरा संयुक्त, इसी को हम संयुग्मी भी बोलते हैं, संयुग्मी, और व्युत्पन्न। इसको हम प्राप्ति के स्रोत के आधार पर और रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। रासायनिक आधार पर सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। अब सरल जो है, सरल को हम इस तरह से समझेंगे कि सरल किसे कहा जाता है, ऐसे लिपिड, ऐसे लिपिड जो है ग्लिसराइड, ग्लिसराइड के एक अणु, और ग्लिसराइड के एक अणु और 3 फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम सरल लिपिड कहते हैं। ऐसे लिपिड जो ग्लिसरॉल के एक अणु, ग्लिसरॉल के एक अणु प्लस क्या है, 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के एक अणु से और 3 फैटी एसिड के मिलने से जो वसा बनती है उसे हम सरल वसा कहते हैं। सरल लिपिड कहते हैं या लिपिड कहते हैं। अब ये 3 फैटी एसिड कौन कौन से हैं हमने बताया ना, पामेटिक, पामेटिक और स्टेरिक, स्टेरिक और ऑलिक एसिड। कौन सा, ऑलिक एसिड। ये तीनों आपके जो है मिलकर और एक ग्लिसरॉल के अणु मिलकर और 3 फैटी एसिड मिलकर सरल लिपिड का निर्माण करते हैं। इन तीनों के कारण ही इसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। क्या, ट्राइग्लिसराइड। इन तीनों को हम, इन तीनों एसिडो फैटी एसिड को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इन तीनों एसिड को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, यानी 3 फैटी एसिड जो है जिनसे इसका निर्माण होता है। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरल
लिपिड का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन में दे सकता है ग्लिसरॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड, तो भी आप यही ऑप्शन लगाइएगा, या फ्री फैटी एसिड देता है तो भी आपका यही ऑप्शन रहेगा। ओके, कभी कभी नाम भी दे दिया तो भी। तो एक सरल लिपिड का निर्माण ग्लिसरॉल के एक अणु के मिलने से और फ्री फैटी एसिड जो कि पामेटिक, स्टेरिक और ऑलिक एसिड है, इन तीनों के मिलने से सरल लिपिड का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत हमारा तेल हुआ, वसा, मोम, ये सभी आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे क्या आएगा? तेल, वसा, मोम। ओके, अभी मैं इसके बारे में तेल, आप इसको ऐसे अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा कि ग्लिसरॉल के एक अणु और 3 फैटी एसिड के मिलने पर लिपिड का निर्माण होता है। इन तीनों को जो है हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अब सरल लिपिड के अंतर्गत हमारी तेल, वसा, मोम आती है। तेल क्या है? तेल हम किसे कहते हैं? जो 20 डिग्री टेम्परेचर पर 20 डिग्री तेल 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, उसे हम तेल कहते हैं। और वसा किसे कहते हैं? वैसे तो वसा सभी है, तेल भी आपका एक तरह से वसा ही है, वसा के ही अंतर्गत। बट ये जो है तेल और वसा में अंतर क्या है? जो वसा है ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। जैसे आपका क्या हुआ? घी हो गया, डालडा हो गया, घी, डालडा, ये सभी आपके वसा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घी हुआ ना, जब हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से वातावरण का तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से तापमान होगा तो उससे घी जो है जम जाएगा, तो उसे हम वसा कहते हैं, डालडा कहते हैं। जैसे जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो अपनी ठोस अवस्था में आ जाता है यानी जम जाता है उसे हम वसा कहते हैं। और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो द्रव अवस्था में ही रहता है उसे हम तेल कहते हैं। तो वसा, तेल और मोम। मोम भी बताया ना। मोम क्या है? मोम जो है ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। आप सभी लोग जानते होंगे मोम क्या है। ये खाने वाला पदार्थ नहीं है, इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके तेल, वसा और मोम। और अब हम पढ़ेंगे संयुक्त यानी संयुग्मी लिपिड। ओके, तो मिटा देती हूँ। संयुक्त संयुक्त यानी संयुग्मी लिपिड जो होते हैं इसे हम यौगिक लिपिड भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यौगिक लिपिड। इसे हम यौगिक लिपिड भी कहते हैं। इसका निर्माण ग्लिसरॉल के एक अणु और फैटी एसिड के मिलने से और एक अन्य कार्बनिक तत्व के मिलने से इसका निर्माण होता है। फिर से एक अणु ग्लिसरॉल प्लस टी फैटी एसिड प्लस एक अन्य कार्बनिक तत्व
अन्य कार्बनिक तत्व के मिलने से संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। एक अणु ग्लिसरॉल के 3 फैटी एसिड के मिलने पर और एक कार्बनिक तत्व के मिलने से एक अन्य कार्बनिक तत्व के मिलने से संयुक्त यानी संयुग्मी लिपिड का निर्माण होता है। इसको देखते हुए आपको कुछ याद आया? प्रोटीन का भी वर्गीकरण सेम ऐसे ही हुआ है। प्राकृतिक स्रोत के आधार पर रासायनिक प्राणी जीवसा सरल संयुक्त और व्युत्पन्न। तो प्रोटीन में भी हमने बताया था ना कि उसमें एक अन्य तत्व को मिलाने पर, जब साधारण प्रोटीन के साथ एक अन्य तत्व मिलाते हैं तब संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से इसमें है कि जब एक अणु ग्लिसरॉल के और 3 फैटी एसिड मिलते हैं, 3 फैटी एसिड आपका पामेटिक स्टेरिक हो गया, और एक संयुक्त कार्बनिक अन्य कार्बनिक तत्व के मिलने से संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। ओके, और संयुक्त लिपिड जितने भी हैं उनमें अल्कोहल विद्यमान रहता है। इसमें सभी में संयुक्त लिपिड जितने भी हैं उसमें अल्कोहल विद्यमान रहता है। अल्कोहल विद्यमान रहता है। ओके, संयुक्त लिपिड में अल्कोहल विद्यमान रहता है। इस तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक अणु ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड और एक आपका हो जाएगा अल्कोहल। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए अपने समझने के लिए, एक अणु ग्लिसरॉल का प्लस 3 फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के मिलने से संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। इसमें अल्कोहल विद्यमान रहता है। अब हम इसको भी 3 भागों में बांटे हैं। संयुक्त लिपिड को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? 3 नहीं 4 भागों में संयुक्त लिपिड को बांटा गया है। पहला कौन सा हुआ? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन को भी 3 लिपोप्रोटीन होते हैं, यानी लिपोप्रोटीन को 3 भागों में एलडीएल, एचडीएल और बीएलडीएल। इसको अभी हम बताते हैं इसके बारे में। इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हमारा जो एलडीएल होता है इसको हम गुड यानी अच्छा मानते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा माना जाता है, और एलडीएल इसको यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड माना जाता है। अब लिपोप्रोटीन एक हो गया, और दूसरा ग्लाइकोलिपिड, और ये फास्फोलिपिड। ये सल्फोलिपिड।
ओके, तो संयुक्त लिपिड को हम कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। पहला लिपोप्रोटीन हुआ, जो कि हमारे प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन पाया जाता है, और लिपोप्रोटीन को 3 भागों में एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल में बांटा गया है। इसको हम आपको विस्तार से समझाएंगे इसके बारे में भी। और दूसरा आपका ग्लाइकोलिपिड है, तीसरा फास्फोलिपिड और चौथा सल्फोलिपिड। ओके, अब इसका निर्माण ग्लाइको का फैट, कार्बोज और अल्कोहल से होता है, और फास्फो का निर्माण फैट, कार्बोज और सल्फर और अल्कोहल से होता है। जैसे देखिए, ग्लाइको का जो निर्माण होता है क्या किससे होता है? फैट और कार्बोज, कार्बोज प्लस क्या होगा? फैट, कार्बोज प्लस अल्कोहल प्लस प्लस अल्कोहल से होता है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण फैट, कार्बोज और अल्कोहल से होता है, और फास्फोलिपिड का निर्माण फैट, फास्फो प्लस अल्कोहल। फैट, फास्फो और अल्कोहल से फास्फोलिपिड का निर्माण, और सल्फो का फैट, सल्फो प्लस अल्कोहल, अल्कोहल से सल्फोलिपिड का निर्माण होता है। ग्लाइको से फैट, कार्बोज और अल्कोहल से ग्लाइकोलिपिड का, फैट, फास्फो और अल्कोहल से फास्फोलिपिड का, और फैट, सल्फो और अल्कोहल से सल्फोलिपिड का निर्माण होता है। समझ में आई बात? फास्फोलिपिड जो होता है, ये आपका फास्फोलिपिड, ये हमारा किस में पाया जाता है? यकृत, हृदय, अंडा, इन सभी में हमारा फास्फोलिपिड पाया जाता है। ओके, यकृत, अंडा, हृदय और मस्तिष्क में भी, यकृत, अंडा और हृदय और मस्तिष्क में फास्फोलिपिड पाया जाता है। अब हम समझेंगे व्युत्पन्न लिपिड के बारे में। व्युत्पन्न लिपिड किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मीन्स होता क्या है? व्युत्पन्न मीन्स जैसे एक नए को उत्पन्न करना, नए का निर्माण होना व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न क्या होता है? नए का निर्माण होना या एक नया उत्पन्न होना, उसे हम व्युत्पन्न कहते हैं। तो जैसे जब सरल और संयुक्त लिपिड जो है का जल अपघटन करते हैं तो उत्पन्न प्रोटीन लिपिड उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह कहाँ लिखते हैं? व्युत्पन्न लिपिड यहाँ लिख देते हैं, व्युत्पन्न लिपिड
यह सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन या सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से उत्पन्न होता है। जिसे स्टेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे स्टेरॉल कहते हैं। तो व्युत्पन्न लिपिड आपका क्या हुआ? यह सरल और संयुक्त लिपिड के अपघटन जल अपघटन से उत्पन्न होता है। जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन हमने बताया है ना, जल अपघटन मीन्स टूटना। तो यह सरल और संयुक्त लिपिड के टूटने से उत्पन्न होता है, जिसे स्टेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरॉल। तो टूटना यानी जल अपघटन। ओके, अब इसके व्युत्पन्न लिपिड के बारे में हम बताएंगे आपको। फिर अब आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए क्या है पूरा। ठीक, अब हम लोगों ने वसा के बारे में आपको बताया, उसका निर्माण कैसे हुआ है, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर हुआ, ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है, वसा का पाचन जटिल होता है। तो ये सारी चीजें हमने बताया। अब वसा का वर्गीकरण किया उसके आधार पर, सेम उसी उसमें बेस पे चला रहा है जैसे हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया था। बस कुछ चीजें जो आपको समझना है। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर प्राणी और वसा, प्राणी जगत से जो प्राप्त किए जाते हैं वो प्राणी वसा, वनस्पति से जो वो वनस्पति वसा है। अब हमने रासायनिक आधार पर इसको सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड में बांटा है। ओके, तो सरल लिपिड का निर्माण कैसे होता है? ग्लिसरॉल के एक अणु और 3 फैटी एसिड के मिलने से सरल लिपिड का निर्माण होता है। या 3 फैटी एसिड कौन से हैं? पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ऑलिक एसिड। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इन तीनों को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। आप इसको ऐसे नोट कर लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप इसको चार्ट को ऐसे देखेंगे, बस आपको सब याद हो जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा नहीं कि किसके मिलने से किसका निर्माण होगा। मैंने यहाँ समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। आप इसको अपने हिसाब से समझ जाइएगा और याद भी हो जाएगा आसानी से आप लोग को। ओके, और संयुक्त लिपिड का निर्माण ग्लिसरॉल के एक अणु और 3 फैटी एसिड और एक जो है मतलब अन्य कार्बनिक तत्व के मिलने पर एक ग्लिसरॉल के अणु, 3 फैटी एसिड के मिलने से और एक अन्य कार्बनिक तत्व के मिलने से संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। हमने लिख दिया है। और एक चीज और, संयुक्त लिपिड में अल्कोहल की मात्रा विद्यमान रहती है। चाहे वो कोई भी लिपिड हो संयुक्त लिपिड के अंतर्गत, उसमें अल्कोहल की मात्रा विद्यमान रहती है। तो हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल के एक अणु, 3 फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के मिलने से संयुक्त लिपिड का निर्माण होता है। अब संयुक्त लिपिड को भी 4 भागों में बांटा गया है। लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और सल्फोलिपिड। लिपोप्रोटीन जो है हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, और लिपोप्रोटीन जो है 3 भागों में बांटा गया है, एलडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। और ग्लाइकोलिपिड यह फैट, कार्बोज और अल्कोहल से बना है। फास्फोलिपिड का निर्माण फैट, अल्कोहल सभी में रहेगा, और लिपिड है तो वसा तो रहेगी, फैट तो रहेगा ही। तो फैट, फास्फो और अल्कोहल से फास्फोलिपिड का। यह यकृत, हृदय, अंडा और मस्तिष्क में
पाया जाता है। सल्फोलिपिड फैट सल्फो और एल्कोहल के मिलने से बनता है। ओके, समझ में आई बात। और व्युत्पन्न लिपिड या सरल और संयुक्त लिपिड के जल अवघटन के दौरान उत्पन्न होता है, यानी इन दोनों के टूटने के उपरांत या उत्पन्न होता है, जिसे स्टेरॉल कहते हैं। इसके बारे में कल हम डीपली पढ़ेंगे। अब हम एचडीएल और बीएल। अब आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर इससे आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।